सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली दिस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर हमारा बायोलॉजी का है। इससे पहले हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप उसे भी जाके देख सकते हैं और आपको सारे ही नोट्स इंस्टाग्राम आईडी वी2gether26 पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और ज़्यादा समय न लेते हुए आप चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। अब ये चैप्टर है बायोलॉजी का है। अब कुछ बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ को बायोलॉजी बोरिंग भी लगती है, बट ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस ये एक शर्त रहती है इसमें कि आप हर चीज़ को समझ के याद करें, उसका रट्टा ना मारे। हमें रटंत्र विद्या बिल्कुल नहीं, यहाँ सपोर्ट नहीं करना उसे। हमें क्या करना है, हर चीज़ को समझना है। हम इसे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में समझेंगे और किसकी फॉर्म में समझेंगे, डायग्राम्स की फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, तो हम छोटे छोटे ना हर जगह ना फ्लो चार्ट की फॉर्म ज़्यादा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ना आपको विजुअली ज़्यादा याद होती है या फिर किसी चार्ट की फॉर्म में ज़्यादा याद होती है, उतनी आपको थ्योरेटिकल वे में याद नहीं होगी या फिर लाइन्स में या पैराग्राफ्स में याद नहीं होगी जितनी जल्दी आपको फ्लो चार्ट्स में याद होगी। तो हम उनका यूज़ करेंगे, डायग्राम्स का भी यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? अब लाइफ और प्रोसेस नाम से पता चल रहा है, तो जो प्रोसेसेस लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन एक्सेट्रा दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब जो भी प्रोसेसेस लाइक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसको, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं इन आउट उसको कहते हैं, फिर एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो सारे क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अब वो आपने ऐड देखी होगी ना, जब मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग तो मैं भी स्ट्रॉन्ग, तो वही वाली ऐड एक तरह से यहाँ पे लागू हुई है। क्या कि हमें लाइफ प्रोसेस के लिए जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उन सब के लिए जो हमारे सेल्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? न्यूट्रिशन से, जब हम फूड इनटेक करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फॉर दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो भी फूड रिक्वायर्ड होता है सस्टेनेंस के लिए, ठीक है, जीने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो भी नरिशमेंट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। आगे समझ में। नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक। आपने दोनों ही पढ़े हुए हैं, पहले भी हम इसे पढ़ते हुए आए हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटो मतलब वो वाला ऑटो नहीं, ये दूसरा ऑटो है। ऑटो मतलब होता है खुद, स्वयं। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, कहते हैं ना ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल होता है जो, वही। तो ऑटो मतलब सेल्फ, जो सेल्फ से अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और जो वो जिस मोड का यूज करते हैं उसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक क्या होती है? हेटरोट्रॉफिक वो मोड होता है जिसमें हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम कहीं और से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ रिक्वायर्ड पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं जो हमारी मदद करते हैं फूड बनाने में। तो हम क्या करते हैं, किसी और से एक तरह से अपना फूड गेन करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक के आगे भी पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है अभी बताया था, अब उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म मेड ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे पोजेस क्लोरोफिल। अब जो भी ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, खुद से अपना खाना तैयार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं
मतलब उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उन एनिमल्स को हम कहते हैं या उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। आ गई बात समझ में? और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए वो पिगमेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अपना खाना खुद प्रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए एक पिगमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो पिगमेंट जिन ऑर्गेनिज्म के पास होता है वो क्या कर पाते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम लोग तो नहीं बनाते ना। अब आप ये कहोगे कि नहीं जी मैं तो दाल चावल खुद बनाता हूँ। अब आपकी वो दाल चावल की बात नहीं चल रही यहाँ बात चल रही है खुद का खाना खुद बनाना। क्या आप दाल उगा सकते हो अपने हाथों पे? नहीं उगा सकते। क्या आपके सर पे से चावल लटक रहे होते हैं? नहीं लटक रहे होते, नहीं ना। आप क्या करते हो? उन्हें खेतों में ग्रो करते हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, बट ह्यूमंस या कोई और ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो हमारे ऑटोट्रॉफ्स कौन हुए? हमारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब हम एक बार फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देख लेते हैं। C6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6, that is our glucose, plus 6O2 plus 6H2O। अब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमारे प्लांट्स ने और क्या किया? हमने उन्हें वाटर दिया, ठीक है। उन दोनों ने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या किया? सनलाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पता होगा सबको, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है हमारा, वो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं हमारे प्लांट्स। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? हमारा ग्लूकोज बना। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बनी, जो हम गेन कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म गेन कर लेते हैं, और जो हमारा वाटर था वो रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। अगर आप 10th के बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए। यही इक्वेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी थी, एंडोथर्मिक में पढ़ी थी ना हमने, कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें भी काम आएगी और उसमें भी काम आएगी। नेक्स्ट वन इज इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होता है उस दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो हमारा स्टोमेटा होता है वो क्या करता है? ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब सनलाइट उसे एब्जॉर्ब करनी होती है क्लोरोफिल को, तो वो ओपन हो जाता है क्योंकि अंदर को जानी होती है। फिर जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इवेंट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, वो जो सनलाइट आई है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल्स में, क्योंकि सारे केमिकल रिलीज होते हैं फिर प्लांट के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन H2 एंड O2। और जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है H2O, वो डिवाइड हो जाता है किस में? H2 अलग हो जाता है और O अलग हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। और जो हमारा CO2 है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे 3 इवेंट्स जो हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान चलते हैं। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अब जो लीफ होती है, जो पत्ते होते हैं हमारे, उसमें छोटे छोटे पोर्स, जैसे आप देख लोगे, अगर आप उसे एकदम ध्यान से देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो क्या होगा? उसमें छोटे छोटे आपको पोर्स नजर आएंगे। तो वो जो पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो उसका ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन है सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें गार्ड सेल्स, एक किडनी बीन्स, ये जो किडनी बीन्स लाइक शेप की जो बीन्स होती है वो गार्ड सेल्स जिन्हें कहते हैं हम, वो क्या करते हैं? हमारे स्टोमेटा को पूरी तरह से सराउंड करते हैं, घेर के रखते हैं। गार्ड सेल एंश्योर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। और यही क्या करते हैं? गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि गार्ड सेल का काम क्या होता है? गार्ड सेल का काम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की, कि स्टोमेटा को कब बंद करना है और कब खोलना है, उसको जो कंट्रोल करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे गार्ड सेल। वो गार्ड सेल का फंक्शन ये होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन इज गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं? हमारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब एक बार हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है,
ये हमारा पूरा डायग्राम है स्टोमेटा का, ठीक है। ये है हमारा क्लोज स्टोमेटा, ये है हमारा ओपन स्टोमेटा। अब क्लोज और ओपन क्यों कहा गया है? देखो, ये जो हमारा स्टोमेटा है ये हमारी किडनी बीन्स हो गई, किडनी बीन्स वो नहीं, मतलब ये है हमारी गार्ड सेल्स, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, तो वन पेयर हम कह सकते हैं इसे। इन्हीं गार्ड सेल के अंदर आपको ये छोटे छोटे डॉट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके बीच में आपको एक आई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जो हमारा वर्टिकली खड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। जो बीच में छेद होता है उसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। और ये हो गए हमारे गार्ड सेल, ये हो गए हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब ये ओपन स्टोमेटा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्टोमेटा खुला हुआ है, ये काफी ज्यादा डिफरेंस पे है हमारे दोनों गार्ड सेल्स। नेक्स्ट वन इज हमारा क्लोज स्टोमेटा, इसमें सब चीज सेम होगी, बस क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी रिलैक्सेशन पोजीशन में, अभी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कब? जब वो क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ये जो डिस्टेंस था ये कम हो गया, वर्टिकली बढ़ गया, हॉरिजॉन्टली कम हो गया, इसको हम कहते हैं क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स एंड कांट प्रिपेयर इट। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरों से लेते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। आगे समझ, इसके 3 टाइप्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम क्या करते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं अपना फूड, खुद प्रिपेयर नहीं करते, तो हम क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म इनटेक होल फूड एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। पहले पूरा फूड खा लेते हैं, फिर उसे ऐसे ऐसे करके चबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाय भी बोल सकते हो, काऊ भी बोल सकते हो आप, कि पहले तो इनटेक कर लेती है, फिर बार बार पता नहीं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बार बार चबाती रहती है ना, वो उसका दिन भर मुँह ऐसा करके चलता रहता है, तो वो है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हम अमीबा भी कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले वो अंदर ले लेता है, फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड पार्टिकल को। नेक्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, जो ऑर्गेनिज्म जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड और डीके मैटर पे उसको उन्हें अपना डेड और डीके मैटर से अपना फूड मिलता है, उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल फंगाई बोल रहे या फिर वल्चर्स वगैरह भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग होस्ट। जो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग होस्ट पे रहते हैं, साथ ही साथ उसे भी कुछ बेनिफिट देते हैं और खुद भी कुछ बेनिफिट उन्हें मिलता है, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल कैस्केटा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। जो लीच है, वो लीच नहीं, जो लाइस है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसे हम जू कहते हैं ना, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हमने देख लिया कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के भी 3 सब पार्ट थे, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक देख लिया था कि इनटेक कर लेते फिर ब्रेक डाउन, सैप्रोफिटिक डेड और डीके, पैरासिटिक जिसमें हम होस्ट पे जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है और उसको हार्म पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। अब देखते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमीबा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। बाय होलोजोइक मोड। अब जो अमीबा है वो किस मोड से करता है? हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था होलोजोइक मोड से। पहले इनटेक कर लो फिर उसे ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। एंगल्फ फूड पार्टिकल यूजिंग सूडोपोडिया प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब ये क्या करता है, कोई भी से फूड पार्टिकल दिखा तो क्या करेगा, उसे एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेना, अंदर ले लेगा किसकी हेल्प से? सीडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को एनगल्फमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल बाय विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया बाय अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन फैगोसाइटोसिस, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एंगल्फ फूड एनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल। अब जो वो फूड एनगल्फ कर रहा है, अंदर ले रहा है, तो वो एक फूड वैक्यूल, एक गोल से वैक्यूल में क्या हो जाता है, एक तरह से पूरी तरह सराउंडेड हो जाता है उससे, ठीक है। एज फूड पासिस थ्रू साइटोप्लाज्म, जैसे ही वो फूड उसके अंदर पहुंचता है बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में, फिर वहाँ पे क्या शुरू होता है, डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेस्ट करते हैं फूड को, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी में, एंड थर्ड वन इज एसिमिलेशन, फिर उससे एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी को यूज करता है, अपने सेल्स को प्रोवाइड करता है।
आफ्टर दैट इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस, और लास्ट में जो भी अनडाइजेस्टेड बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इजेक्ट कर देता है बॉडी से, हटा देता है, निकाल देता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये था हमारा अमीबा, इसको लेबल कर लेते हैं एक बार। अमीबा, ये था हमारा फूड पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया। तो अमीबा को क्या दिखा, फूड पार्टिकल दिखा, उसने सोचा अब मैं क्या करूंगा, इसे एनगल्फ कर लूंगा। फर्स्ट ये किया इसने। सेकेंड इसने क्या किया, सीडोपोडिया बनाया। सीडोपोडिया क्या होता है, दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो माउथ के जैसे दिखते हैं। हमारा मुंह होता है ना ऐसे खाने वाला, उसी तरह से इसका सीडोपोडिया भी होता है। तो इस तरह की कोई माउथ जैसी एक प्रोजेक्शन हमें जो दिखती है उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। तो इस सीडोपोडिया से पूरे फूड को घेर लेता है वो। उसके बाद क्या होता है अगली प्रोसेस में, वो क्या करता है अगले स्टेप में, उसके चारों ओर एक फूड वैक्यूल बना देता है, पूरा सा गोल सा एक सर्कल जैसा बना देते हैं। इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, अब पूरा एनगल्फ करने के लिए उसने क्या कर दिया, सराउंड कर दिया। लास्ट में वो क्या करता है, इस जो हमारा फूड है इसको, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है बॉडी में, और ये फूड पार्टिकल अब हमारा आ गया साइटोप्लाज्म में। ये इसका न्यूक्लियस अमीबा का, ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब यहाँ पर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा। जब ये तीनों हो जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, इजेशन, और ये जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये बाहर इजेक्ट हो जाएगा अमीबा की बॉडी से। तो ये था हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन के, फर्स्ट तो हमारा अमीबा ही हो गया। नेक्स्ट वन इज पैरामीशियम, और एक और है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी इसी तरीके से होता है, तो हम उसकी प्रोसेस को इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। क्या होता है, अब हमारी जो प्रोसेसेस है वो कुछ इस तरह से चलती हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंजेशन, कि अंदर लेता है वो फूड को। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, फिर डाइजेस्ट करते हैं उस फूड को। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, जो वो फूड है उससे एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करने की कोशिश करता है, एनर्जी निकालता है, उसे एब्जॉर्ब करता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन, फिर वो एनर्जी सारे सेल्स को प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट वन इज इजेशन, जो भी बचा कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर इजेक्ट कर देता है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अभी हमने देख लिया कि किस तरह से न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसकी। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में किस तरह से न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बाय हेटरोट्रॉफिक मोड। कौन सा मोड है ह्यूमंस का, हेटरोट्रॉफिक मोड पढ़ा था, जिसमें वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, किसी और से अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट वन इज बिगिन इन माउथ। हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो पूरी प्रोसेस है हमारी, वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे माउथ से शुरू होती है। ठीक है, किसमें, ह्यूमंस में। आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि अगर हम इसको पूरा लाइंस की फॉर्म में या पैराग्राफ्स की फॉर्म में याद करेंगे तो हमें याद नहीं होने वाला। तो हम ये नहीं चाहते कि 1 मिनट के लिए याद हो या 1 सेकंड के लिए याद हो, हमें ये लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, सिर्फ पेपर के व्यू से नहीं, हमें हमेशा याद रहना चाहिए। इसलिए हम इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे। देखिए, फर्स्ट इज आवर माउथ। माउथ में शुरू हुआ, जिसे हम बकल कैविटी भी आप कह सकते हो, वहाँ पे शुरू होती है हमारी पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन की। ठीक है, फिर वो जाता है माउथ में, क्या होता है हमारे टीथ, टंग और सलाइवा, 3 चीज़ें होती है। टीथ च्यू करने के काम आते हैं, टंग जो पूरे फूड है हमारा च्यूड फूड है उसको मिक्स करती है हमारी सलाइवा के साथ। अगर हमारी टंग ना हो तो क्या होगा, मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट वन है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, अगर सलाइवा ही नहीं होगा तो हमारा जो फूड है उसको सॉफ्ट कौन बनाएगा। तो हमारा फूड जो सॉफ्ट बनता है इतना ज़्यादा और च्यूइंग में आसान हो जाता है, डाइजेशन में आसान हो जाता है उसे डाइजेस्ट करना, उसका सबसे बड़ा काम होता है हमारे सलाइवा का। हमारा जो सलाइवा है वो हमारे फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। तो ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी बकल कैविटी में, हमारे माउथ में। नेक्स्ट वन इज ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या काम होता है, अब फूड माउथ से शुरू हुआ, अब कहाँ जा रहा है, हमारे ईसोफेगस में, हमारे थ्रॉट वाले रीजन में। ठीक है, तो जो ये ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस क्या है, ये हमारा फूड पाइप होता है, उसी को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट होती है जो क्या करती है, फूड को, जो हमारे माउथ से फूड नीचे को जा रहा है उसे पुश डाउन करती है और गले से उसे स्टमक तक भेजती है।
उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आगे समझ में, जो हमारा ईसोफेगस है वो कितनी लंबी है, उसकी लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टमक। अब हमारा जो फूड है वो कहाँ गया है, स्टमक में गया है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारी मेन 3 जूसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अभी जो वर्ड है ना गैस्ट्रिक, अभी कहीं पे भी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये किससे रिलेटेड है, हमारे स्टमक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो किससे एसोसिएट होता है, हमारा स्टमक से एसोसिएट होता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस हमारे 3 होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इन तीनों के अलग अलग रोल होते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा फूड कहाँ जाता है, फर्स्ट बकल कैविटी, बकल कैविटी से ईसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई, फिर स्टमक में 3 जूसेस थे, उन्होंने उस पर एक्ट किया। उसके बाद हमारा जो फूड है वो स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, 20 फीट लॉन्ग। एक तो सबसे बड़ा जो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, हालांकि वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, इतनी लंबी होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे उसे ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना दबा के कॉन्ट्रैक्ट करके रखा गया होता है। नेक्स्ट वन इज, इसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे। विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ इस तरह की फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है, पहाड़ों जैसी लंबी लंबी। ठीक है, वो हेल्प करती है हमारे एब्जॉर्प्शन के अंदर। नेक्स्ट वन इज, इसमें हमारे पैनक्रियाटिक एंड लीवर जूसेस, जो लीवर से जूस आता है और जो पैनक्रियास से हमारा जूस आता है, वो दोनों ही जूस कहाँ रिलीज होते हैं हमारे, वो दोनों रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे समझ में। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा फूड कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। आधा एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी हो चुका होता है, कुछ पॉइंट एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सारे न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, अब यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा, मोस्टली यहाँ पे जो थोड़े बहुत बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, और वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर, वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये कितनी लंबी है, 5 फीट लॉन्ग है और ये 20 फीट लॉन्ग है। ये कॉलन एंड रेक्टम, इसके 2 पार्ट्स है, कॉलन और रेक्टम, और इसमें भी विलाई प्रेजेंट होती है, किस काम आती है, एब्जॉर्प्शन के। देखते हैं हमारा माउथ। अब हम माउथ को पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। माउथ में क्या होता है हमारा, टीथ का काम तो बता दी, च्यूइंग ऑफ फूड। अब टंग का काम बता दी, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, दोनों को मिक्स करने के काम आता है। नेक्स्ट वन इज हमारा है सलाइवा। अब सलाइवा का क्या काम होता है, हमारा जो थूक है उसका क्या काम होता है, ये कोई अनवांटेड चीज़ नहीं है हमारे मुंह में, ये हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब उसका काम क्या है, देखो, रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा को कौन रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवा को कौन रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर। अब ये सलाइवा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्या काम है सलाइवा का। अभी जो सलाइवा है ना, जब ये रिलीज होता है तो हमारे सलाइवा में, हमारे थूक में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम क्या चीज़ होती है, एंजाइम उन्हें भी लिख ही लो। इन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। क्या कहते हैं हम इन्हें, बायोकैटलिस्ट। ये किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स जो किसी प्रोसेस को फास्ट करने में यूज आते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो अब ये हमारे किस में, बॉडी में यूज हो रहे हैं, लिविंग चीज़ों में यूज हो रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। आगे समझ में। तो हमारे सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में, हमारे थूक में। जब हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है तो हमने फूड डाला, तो डाइजेशन यहाँ से शुरू हुआ। कैसे हुआ शुरू, अब पता लगेगा। जो वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो एक्ट करेगा हमारे फूड पे और फूड को थोड़ा 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 ब्रेक डाउन कर देगा। अब ये नहीं कि आपने खाते ही आपका फूड ब्रेक डाउन हो गया मुंह में, नहीं, कुछ हद तक, कुछ पॉइंट तक, कुछ लिमिट तक हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हम जब कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वो थोड़ी मीठी मीठी लगती है ना, थोड़ा च्यू करने के बाद, तो वो जो च्यू करने के बाद जो मीठी लगती है वो क्यों लगती है, इसी डाइजेशन की वजह से लगती है, इसी ब्रेक डाउन की वजह से लगती है। तो क्या होता है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब किसको ब्रेक डाउन करता है, हमारे फूड में क्या होता है, हमारे फूड में होता है स्टार्च। आ गया समझ में।
तो वो जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। और किस में ब्रेक डाउन करता है? मीठा लगता है तो मतलब शुगर, तो हमारे स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर। ठीक है, ये दोनों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। तो एक तरह से ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा शुरू हो जाता है हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे माउथ में। तो ये था हमारा बिगनिंग। नेक्स्ट वन इज, अब ईसोफेगस में गया, अब क्या होगा? ईसोफेगस में गया, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या है, ये पैसेज है जो हमारे माउथ और इसके बीच में एक कनेक्शन की तरह वर्क करता है। तो हमारे माउथ से खाना हमारे स्टमक तक गया, उसको पहुंचाने के लिए हमारा ईसोफेगस यूज आता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो ईसोफेगस में क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती क्या है? रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जब भी थ्रॉट की मसल्स में का रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब जितनी बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुई उतनी बार रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ऐसे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट 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 होती गई फिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नहीं, रेगुलरली रेगुलर इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या करती है? हेल्प करती है जो हमारा फूड है वो नीचे जा रहा है उसको पुश डाउन करने में, नीचे धक्का देने में मदद करती है ताकि वो स्टमक तक पहुंच जाए। आगे समझ में? कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है। यहाँ फूड आया, फिर थोड़ा सा पुश किया, फिर यहाँ गया, फिर थोड़ा पुश किया, फिर यहाँ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह की हमारी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा फूड ईसोफेगस से कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया। स्टमक में क्या होता है? स्टमक हमारा जे शेप का एक हमारा ऑर्गन है स्टमक। ठीक है, अगर आप उसकी वो देखोगे, इमेज देखोगे, जे शेप्ड है। इसमें क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव हमारे 3 गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या नाम है उनके? HCl, पेप्सिन और म्यूकस, 3 है। ठीक है, हमारे स्टमक में अब हमारे एक तरह से प्रॉपर डाइजेशन शुरू हो जाता है। थोड़ा डाइजेशन माउथ में हो चुका है, थोड़ा डाइजेशन हमारा स्टमक में होता है। कैसे होता है देखते हैं। अब माउथ में हमारे 3 गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl क्या मदद करता है? इनके अलग अलग रोल्स हैं। HCl का रोल है एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम। अब जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, उसे एक क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो उस टेम्परेचर को कौन प्रोवाइड करता है? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका दूसरा काम क्या होता है? किल बैक्टीरिया। हमारे स्टमक में जो भी बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में, उसको मारने में भी हमारा HCl मदद करता है। नेक्स्ट वन इज पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम होता है? अब एंजाइम दैट ब्रेक प्रोटीन। पेप्सिन हमारा वो एंजाइम है जो क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। हमारा जो प्रोटीन होता है खाने में उसको कौन ब्रेक डाउन करता है? हमारा पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो हमारा प्रोटीन की सबसे पहला डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ? मतलब सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ शुरू हुआ? हमारा स्टमक के अंदर। आ गया समझ में? और कार्बोहाइड्रेट का कहाँ शुरू हुआ था? माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज। ये याद रखनी है सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट वन इज म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl अटैक। अब जो HCl है वो है तो हमारा एसिड ही, एसिड है तो कुछ ना कुछ हार्म जरूर करेगा। तो क्या होता है, जो हमारा HCl है वो हमारी जो स्टमक है उसकी जो पूरी लाइनिंग होती है उसको कोरोड कर देता है। कई बार जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कई बार कोरोड कर देता है। तो उस टाइम पे हमारा म्यूकस काम करता है और वो लाइनिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कोरोड ना हो सके, वो जले ना। कई बार हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गई तो उस टाइम पे हमारे पेट में जलन होती है, तो वो जलन जो होती है वो HCl की वजह से ही होती है। आगे समझ में? उस टाइम पे जो हमारा म्यूकस है वो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज, तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एंजाइम्स क्या है? हमारे बायोकैटलिस्ट, हिंदी में बायोकैटलिस्ट भी भी बोलते हैं। ये किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से स्टमक में तक हमने पढ़ लिया। अब स्टमक के बाद हमारा फूड जो जाएगा वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वहाँ पे हमारे फूड के साथ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हम पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे पढ़ेंगे। हमने देख लिया था माउथ में शुरू होता है हमारा डाइजेशन, हमारा जो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस है वो माउथ में शुरू होता है। उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। स्टमक के बाद हमें देखना था कि वो कहाँ पे जाता है, तो स्टमक के बाद हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस है जो हमारे माउथ से शुरू हुई है तो वो कहाँ पे खत्म होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे इसलिए हम कहते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? हमारे विलाई प्रेजेंट होते हैं।
लाइक कुछ इस तरह की प्रोजेक्शंस होती है फिंगर लाइक, ठीक है। ये क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। अब क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड आया है उसको एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टेड फूड आया है उसको एब्जॉर्ब करने में और उससे न्यूट्रिशन गेन करने में, उससे एनर्जी गेन करने में मदद करती है। तो एब्जॉर्प्शन का काम करने में और एरिया को इंक्रीज करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा विलाई, जिसे हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिसीव सेक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, पैनक्रियास की भी सेक्रीशन और लीवर की भी सेक्रीशन को, दोनों को ही अंदर अपने अंदर ले लेता है। तो जो लीवर से जो चीज़ें आ रही हैं, जो जूसेस आ रहे हैं वो भी, और पैनक्रियास से जो जूसेस आ रहे हैं वो भी, दोनों ही आके कहाँ पे मिल जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आ गया समझ में। पैनक्रियाटिक जूसेस, अब कौन से पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज हमारा एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब जो पैनक्रियाटिक जूसेस आए हैं उसमें हमारे 3 एंजाइम होते हैं, जो भी जूसेस होते हैं उसमें सारे एंजाइम्स होते हैं, तो उन जूसेस में तीन एंजाइम्स हैं। पहला है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज क्या काम करते हैं, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ऑलरेडी हमारा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो चुका था हमारे माउथ के अंदर, हमने यहाँ पे देखा था माउथ में हमारा सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो वो एमाइलेज क्या करता है, थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता है, और जो बाकी बचा वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ ब्रेक डाउन होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे कौन करता है, अमाइलेज, और किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। तो हमारे अमाइलेज जो हमारा एंजाइम था उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर। आ गया समझ। नेक्स्ट वन इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारा जो एंजाइम होता है वो किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। प्रोटीन इससे पहले भी हमारा डाइजेस्ट हो चुके थे, कहाँ पे, स्टमक में, जब पेप्सिन एंजाइम ने किया था। अब क्या कर रहे हैं, पेप्सिन था वो, अभी ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड, जो उसकी सबसे कहते हैं ना सबसे छोटी फॉर्म है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो हमारा लाइपेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है हमारे फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इन दोनों में हमारा कन्वर्ट कर देता है हमारे फैट्स को। अभी कौन से फैट्स होते हैं, ये भी होते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। अब हमारे जो फैट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं ब्रेक डाउन होने में, उतने बड़े बड़े हमारे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फैट्स के, ठीक है। तो उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस। अब ये बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, जो हमारा लीवर था, लीवर ने भी सेक्रेशन की थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लीवर ने क्या सेक्रेट किया था, बाइल जूस सेक्रेट किया था। उस बाइल जूस में हमारा क्या था, वो बाइल जूस हमारा क्या काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्ट होने के बाद इन्हें, अब ये छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, कौन, हमारा लाइपेज। तो पहले ये प्रोसेस होती है, फिर ये प्रोसेस होती है। आगे समझ में। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाटिक जूसेस प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। अब पैनक्रियाटिक जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक एसिडिक मीडियम आ रहा था, स्टमक से HCl था, उसके बाद यहाँ ये सारे एंजाइम किस में एक्टिवेट होते हैं, एल्कलाइन मीडियम में। तो ये क्या करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा जो मीडियम है वो एल्कलाइन बना देते हैं। लास्ट 3 पार्ट्स, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और इसमें जो हमारा ड्यूडेनियम होता है वो किसके काम आता है, यहीं पे हमारी सारी सेक्रेशन आती है, चाहे वो लीवर की हो चाहे वो पैनक्रियास की हो, तो दोनों सेक्रेशन यहीं पे आके मिलती हैं हमारी, किसमें, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ये था हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि वो छोटी सी जगह में इतनी बड़ी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है जो 20 फीट का है वो पूरा कॉम्पैक्ट करके रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमने पढ़ लिया माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा सारा फूड जो है वो क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया है। अब लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन एंड रेक्टम। ये किस में डिवाइडेड है, कॉलन में और रेक्टम में, 2 पार्ट्स हैं इसके। एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, अब जो भी चीज़ है वहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुई होती, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ आके एब्जॉर्ब होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और मेनली कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हुई होती स्मॉल इंटेस्टाइन में,
हमारा वाटर, ठीक है। तो जो एक्सेस वाटर बच जाता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब हो जाता है और फेकल मटेरियल बच जाता है। रेस्ट मटेरियल रिमूव बाय द बॉडी विया एनस, और लास्ट में जो भी सॉलिड मटेरियल है, फेकल मटेरियल बच जाता है, वो एनस के थ्रू हमारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस पूरी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये पूरा हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा, उसके बाद डिटेल में भी इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।